आपके बाबू को हम सलाम करते हैं क्योंकि आपके बाबू कमाल करते हैं। आपके बाबू को हम सलाम करते हैं क्योंकि आपके बाबू कमाल करते हैं। मैसेज में लिखते हैं आई लव यू और सेंड टू ऑल करते हैं। जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ब्लड। ब्लड एक टॉपिक है बायोलॉजी का, जिसमें से हम कल के वीडियो में कुछ बताए हैं। कल के वीडियो में हमने ये सब बता दिया है कि जो ब्लड होता है, ब्लडों के अध्ययन को सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी कहते हैं। ब्लड जो होता है पुरुषों में 5.5 लीटर होता है, महिलाओं में 5 लीटर पाया जाता है, इत्यादि। इन सभी चीजों के बारे में हम बता दिए थे। ओवरऑल हम बताए थे कि ब्लडों को दो भाग में बांटा जा सकता है, एक सॉलिड पार्ट, एक लिक्विड पार्ट। सॉलिड पार्ट में हम लोग को तीन पाया जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और लिक्विड पार्ट में पाया जाता है विशेष रूप से मुख्य जो दो प्रोटीन पाया जाता है, एक फाइब्रिनोजेन और एक प्रोथ्रोम्बिन। तो जो लिक्विड पार्ट में पाया जाता है फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, ये जो ब्लड क्लोटिंग मतलब कि रक्त को थक्का बनाने में काम करते हैं। लेकिन ये जो पाए जाते हैं सॉलिड पार्ट में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, मुख्य रूप से इन्हीं तीनों चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये सभी चीजें हम बता दिए थे कि पूरे ब्लड को दो भागों में बांटा गया है, एक सॉलिड एक लिक्विड। सॉलिड पार्ट जो होता है, तो सॉलिड पार्ट में जो होता है 40 से 45% होता है, 40 से 45। और जो लिक्विड पार्ट होता है ये 55 से 60% पाया जाता है। तो ये तो हम चीज बता दिए थे कि जो लिक्विड वाला होता है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन, ये ब्लड क्लोटिंग में काम आते हैं मुख्य रूप से। और हम लोग देखेंगे ये सॉलिड पार्ट के मुख्य रूप से हम लोग देखेंगे। तो सॉलिड पार्ट में 3 पार्टिकल्स होते हैं, 3 कण उसमें घुले हुए होते हैं, जिसमें से पहला है आरबीसी। इसका पूरा नाम है रेड ब्लड कार्पल्स या रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिका। और उसके बाद है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कार्पल्स या व्हाइट ब्लड सेल यानी कि श्वेत रक्त कणिका। और तीसरा है प्लेटलेट्स। तो इन्हीं के तीनों के बारे में एक एक करके आइए हम लोग अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा आरबीसी। आरबीसी मतलब कि रेड ब्लड कार्पल्स। तो आइए हम लोग इसके बारे में देखते हैं। इसका जो एक और नाम है एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट जो आरबीसी होता है, देखिए मुख्य रूप से देखिए बच्चा जो होता है स्टूडेंट, वो पढ़ना तो बहुत चाहता है, पर उसके शरीर में मुख्य रूप से जो विटामिन, प्रोटीन, पोषक तत्वों की मात्रा है की कमी हो जाती है। यही रीजन होता है कि वो चाहकर भी विद्यार्थी आगे नहीं बढ़ पाता है। इसका मुख्य रीजन क्या है? हमसे अगर कोई पूछे कि पढ़ने के लिए क्या चाहिए, तो हम सबसे पहले हम बताएंगे कि आपके शरीर में ये जो मिनरल्स होते हैं, ये जो पोषक तत्व होते हैं, इनकी प्रचुरता चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा। आइए हम लोग देखते हैं कि किस चीज की कमी होती है तो कैसा मन हो जाता है, किस बीमारी का उत्पत्ति होती है शरीर में। तो देखिए सबसे आरबीसी होता है, तो आरबीसी हमारा इसका नाम है एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। याद रखिएगा एग्जाम में ये प्लेटलेट्स आरबीसी डब्ल्यूबीसी नहीं कहता है, ये ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट और ही एरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। पूरे ब्लड में इसकी संख्या होती है 50 लाख के करीब में होती है। और इसका जो जीवन काल होता है 120 दिन। 120 दिन के बाद ये स्वयं मर जाता है, इसको मारने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, अब आप लोगों के मन में ये प्रश्न भी उठता होगा, जब 120 दिन के बाद ये मर जाता है तो फिर बनता कैसे? तो भाई हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो उसमें पोषक तत्व होते हैं उसी का निर्माण होता है। कल के वीडियो में हमने बता दिया है कि ब्लड बनता कहाँ है। तो ब्लड जो होता है, हड्डी जो होता है, हड्डी का जो बीच वाला भाग होता है खाली उसी को हम लोग बोन मैरो यानी कि हिंदी में अस्थि मज्जा कहते हैं, उसी में ब्लड का निर्माण होता है ना। तो उसमें ब्लड का निर्माण कैसे होता है? तो जो भी हम लोग पोषक तत्व खाते हैं, तो वो जो बाकी ब्लड में जो पहले से मौजूद होता है उसमें मिलकर जाता है और फिर उसी में उसका ब्लड का निर्माण होता है। तो ब्लड में मुख्य रूप से 3 पार्टिकल्स पाए जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी मतलब कि रेड ब्लड कार्पल्स, लाल रक्त कणिकाएं, इनकी जो संख्या होती है 50 लाख के करीब होती है। इनका जीवन काल 120 दिन होता है। देखिए 120 दिन के बाद अगर जब ब्लड आप दान कर देते हैं, रक्त किसी को दे देते हैं तो ठीक है, और नहीं तो स्वयं ये क्या होगा 120 दिन के बाद मर जाएगा और मरने के बाद ये स्प्लीन में जाकर जमा हो जाता है। कल के वीडियो में हम चर्चा किए थे कि स्प्लीन क्या है। आगे हम लोग देखते हैं इसका जो आरबीसी होता है, इसका जीवन काल 120 दिन होता है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है और न ही इसमें लाइसोसोम पाया जाता है। यही रीजन है कि जब आरबीसी मर जाता है तो मरने के बाद इसको हम लोग मतलब कि आप लोग जानते होंगे, कोशिका जो पढ़ाए हैं, तो कोशिका जो पूरा डिटेल्स में पढ़ाए हैं वो सब चीज का वीडियो प्लेलिस्ट में लगा हुआ है, उसको आप लोग देख सकते हैं, देखकर समझ सकते हैं। जो लाइसोसोम होता है, तो लाइसोसोम का मुख्य रूप से क्या काम है? इसको आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, इसको सुसाइड बैग भी कहा जाता है। जो लाइसोसोम होता है इसको कोशिका के अंदर का परमाणु बम भी कहा जाता है। कोई भी पार्ट अगर मर जाए तो इसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये छिड़क देता है जिसके कारण वहां की सारी कचरा साफ हो जाती है। लेकिन ये जो केंद्रक जो आरबीसी होता है, आरबीसी में
इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, न केंद्रक पाया जाता है, न लाइसोसोम। इसलिए जब आरबीसी मर जाता है तो फिर यहाँ वहां पर कचराएं जमने लगती है, और उस कचरा को हटाने के लिए हमारा पाया जाता है क्या चीज है, एस्पिलिन। एस्पिलिन मतलब कि एस्पिलिन, यानी कि इसी को हम लोग कहते हैं हिंदी में क्या, इसको हिंदी में एस्पिलिन कहते हैं। ये जो एस्पिलिन होता है आरबीसी का कब्र के नाम से जाना जाता है, यानी कि जो आरबीसी मर जाता है वो एस्पिलिन इसको क्या कर देता है, छान देता है। देखिए प्रतिदिन जो हम लोग अब हॉट पढ़ाएंगे तो उसमें आप सभी लोगों को बताएंगे कि जो 5 लीटर ब्लड होता है, लगभग 5 लीटर या 5.5 लीटर, ये 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड का सर्कुलेशन हो जाता है। 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड का सर्कुलेशन हो जाता है। ये 5 लीटर ब्लड 1 मिनट में एस्पिलिन से होकर गुजर जाता है, और उसके बाद जितने भी इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स मरे हुए होते हैं सबको एस्पिलिन छान कर रख लेता है, और एस्पिलिन उसको क्या करता है, गला देता है, खत्म करता है ना। तो आप लोग ये समझ गए आरबीसी होता है, इसको एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। इसकी संख्या 50 लाख होती है, इसका जीवन काल 120 दिन होता है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो आरबीसी होता है इसका आकार गोलाकार होता है। आप लोग बचपन में पेड़ा खाए होंगे, या जो लिट्टी होता है बाजार पर लिट्टी जो बनाया जाता है उसको देखिए बनाने से पहले बीचों में से मतलब दाब दिया जाता है, दाब कर उसको गोला करके अब बीच में हल्का सा खाल कर दिया जाता है, गहरा कर दिया जाता है। उसी आकार के जैसा आरबीसी का आकार होता है। अच्छा, आरबीसी का काम क्या होता है, उसका मात्र 2 ही काम है। इधर से फेफड़ा से वो क्या करता है, जो ऑक्सीजन होता है O2 उसको लेकर जाता है, और बाकी जो केशिका होती है तो केशिका से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर फेफड़ा तक आता है। बस इसका 2 ही चीज काम है। और इसी में अगर जो कोई भी बीमारी वाले दवा वगैरह पोषक तत्व हो तो उसका परिवहन करता है, इसका दूसरा कोई काम नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जाता है Fe मतलब आयरन। आयरन की कमी से कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। विशेष रूप से आयरन की कमी महिलाओं में ज्यादा होती है ना। इसके लिए उन लोगों को पालक इत्यादि ये सब चीज का सेवन हमेशा करते रहना चाहिए, ताकि उन लोगों के शरीर में इस चीज का कमी ना हो। चलिए, हम कल के वीडियो में बताए थे कि ब्लड जो लाल होता है, लाल क्यों होता है, तो ब्लड के लाल होने का रीजन है कि उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन ही नहीं, हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जाता है आयरन, Fe। आयरन जब प्रचुर मात्रा में होगा तो हीमोग्लोबिन होगा, हीमोग्लोबिन होगा तो ब्लड होगा। यानी कि अगर जो Fe आयरन की कमी हुआ तो हीमोग्लोबिन की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी हुआ तो ब्लड की कमी, ब्लड की कमी तो फिर शरीर में कई प्रकार की बीमारी उत्पन्न होगा। आगे हम लोग देखते हैं कि जो Hb मतलब इसको हीमोग्लोबिन का संकेत है। अगर जो हीमोग्लोबिन की मात्रा आपके शरीर में सामान्य मात्रा से कम हो जाती है तो उससे एक रोग होता है जिसका नाम है एनीमिया। इसी को रक्तहीनता के नाम से जाना जाता है। यानी कि इस रोग में आपके शरीर के अंदर ब्लड की मात्रा कम हो जाती है, और जिसकी वजह से आपको ये रोग उत्पन्न होता है। ये रोग न हो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो वैसे पौष्टिक तत्व खाएंगे जिसमें हीमोग्लोबिन, आयरन इत्यादि ये सभी पदार्थ का क्या हो, प्रचुर मात्रा में हम लोग को शरीर को मिल सके। और जो ब्लड होता है तो ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो हम लोग ब्लड टेस्ट में जो आरबीसी की संख्या को काउंट किया जाता है, आरबीसी काउंट किया जाता है, डब्ल्यूबीसी काउंट किया जाता है, प्लेटलेट्स काउंट किया जाता है। आप ब्लड टेस्ट कराइए, और ब्लड टेस्ट कराने के बाद उसमें देखिए आरबीसी कितना है। अगर आरबीसी 50 लाख है या 50 लाख है, थोड़ा सा इधर उधर है तब तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ज्यादा कम है, एक बार 20 लाख आ गया, 30 लाख आ गया, तब ये शरीर में क्या करेगा, भौंगैनी कर देगा। भौंगैनी देखिएगा, गाँव में महिलाएं कहती है कि देहिया बड़ी उंगिया आ गई बा, ऐसे करके महिलाएं गांव में कहती है कि भहरिया आ गया है, देहिया भहरिया आ गई बा, ऐसे करके लोग कुछ कहते हैं ना। यानी कि उन लोगों में ये आरबीसी की कमी हो जाती है, जिनकी वजह से उन लोगों में क्या होता है, देह में भहरिया आ जाता है, बुखारने हो जाता है। ये सब लोग अक्सर आप लोग गाँव में सुनते होंगे, है ना। यही रीजन होता है। समझ गए, किसी को दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। अब जो आरबीसी की संख्या को काउंट किया जाता है, मतलब आरबीसी कितना है ब्लड में, इसको काउंट करने के लिए हम लोग एक मीटर रखे हैं जिसको हम लोग कहते हैं हीमोसाइटोमीटर। किसी को दिक्कत? समझ गए। अब ये आरबीसी समझ गए, तो आइए हम लोग समझते हैं डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम है व्हाइट ब्लड कार्पल्स या व्हाइट ब्लड सेल, मतलब कि श्वेत रक्त कणिका। इसके बारे में जानते हैं तो ये देखिए, इसको हम लोग ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। जो डब्ल्यूबीसी होता है तो डब्ल्यूबीसी की संख्या 10,000 के करीब में होता है। आप ब्लड टेस्ट कराएं, और ब्लड टेस्ट कराने के बाद जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी अगर जो आपके शरीर में 10,000 या उससे थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, सामान्य के करीब में है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका शरीर सही समन्वय काम करेगा। अब देखिए, कई
मतलब कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनमें आरबीसी की कमी हो जाती है। तो आरबीसी की कमी हो जाती है जिसकी वजह से कई प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगते हैं। ये आरबीसी ऐसा तत्व है ब्लड का, अगर इसकी कमी हो जाए आपके शरीर में तो क्या होगा, जो बीमारी आपको होगा वो बीमारी छोड़वे नहीं करेगा, यानी कि दिन प्रतिदिन आपको ज्यादा मात्रा में बीमारी घिरते जाएगी और अंततः आपकी मृत्यु निश्चित हो जाता है। समझ गए? तो आइए हम लोग देखते हैं इसको। जो आरबीसी होता है, आरबीसी इसका दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोसाइट। इसकी संख्या 10,000 के करीब में होता है। इसका जीवन काल 4 दिन। लो और देखो रही 4 दिन में मर जाता है। डब्ल्यूबीसी 4 दिन में मर जाता है। तो आप लोगों के मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि जब 4 दिन में मर जाते हैं तो फिर हम लोग क्यों नहीं मरते हैं? भैया जितना डब्ल्यूबीसी एक दिन में मरता है ना, तो हम लोग का खाना नहीं खाते हैं, तो खाना खाते हैं तो उससे फिर उतना निर्माण हो जाता है। समझ गए ना? यही रीजन है कि हम लोग के शरीर में इसकी मात्रा की कभी कमी ना होती है। अगर खान पान में कुछ गड़बड़ी हुआ तो उसके वजह से इसमें ब्लड में डब्ल्यूबीसी की मात्रा की कमी हो जाती है। और जब डब्ल्यूबीसी की मात्रा की कमी होगी यानी कि यही रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। डब्ल्यूबीसी रोग प्रतिरोधक क्षमता। कोरोना आया है, कोरोना बहुत ही तहलका मचा कर गया। इसमें बहुत ही सुनने को मिल रहा था, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाइए, अपना जो शरीर का एंटीबॉडी है इसको बढ़ाइए। समझ रहे हैं ना? यही मुख्य रूप से होता है। जो कोरोना होता था तो क्या करता था, बहुत ही घातक होता। समझ गए ना? हालांकि उसकी अलग अलग अब तो वैक्सीन आ गई है, बूस्टर डोज भी आ गया है, तो उससे कोई घबराने की बात नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं जो डब्ल्यूबीसी होता है इसमें केंद्रक पाया जाता है। इसका आकार अनियमित होता है। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल जो होता है इसका आकार अनियमित होता है, कोई निश्चित नहीं होता है। अब देखिए जब आपके शरीर में डब्ल्यूबीसी बढ़ने लगे तो उस क्रिया को श्वेताणु वृद्धि कहते हैं। देखिए ये तीर ऊपर भी खींचा गया है, मतलब बढ़ रहा है। इस क्रिया को श्वेताणु वृद्धि कहते हैं। अगर आपके शरीर में डब्ल्यूबीसी घट रहा है तो इस क्रिया को श्वेताणु ह्रास कहते हैं। तीर नीचे मुखी खींचा है, मतलब कि कम घट रहा है। और पूरे शरीर का ये सिपाही का काम करता है। कौन? डब्ल्यूबीसी। मान लीजिए आपका जो शरीर है कहीं से कट गया, उससे कोई रोगाणु विषाणु उसमें प्रवेश करने का प्रयास किया तो डब्ल्यूबीसी फटाक से घुरी कहाँ घुस रहा है, मारो इसको, मतलब पूरा एकदम एक्शन। डब्ल्यूबीसी के कई प्रकार हैं, यहाँ नीचे हम आप लोग को चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना? किसको कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। तो डब्ल्यूबीसी इसको ल्यूकोसाइट कहते हैं। इसकी संख्या 10,000 होती है। इसका जीवन काल 4 दिन का होता है। ये जो होता है इसमें केंद्रक पाया जाता है। इसका आकार अनियमित होता है। और डब्ल्यूबीसी का बढ़ना श्वेताणु वृद्धि और डब्ल्यूबीसी का घटना श्वेताणु ह्रास कहलाता है। ये पूरे शरीर के सिपाही के नाम से इसको जाना जाता है। इसलिए इसको सिपाही के नाम से जाना जाता है क्योंकि पूरे शरीर का रक्षा करने का काम होता है। शरीर में कोई रोग उत्पन्न नहीं होने देता है। अगर इससे कोई मजबूत बैक्टीरिया, वायरस, कीटाणु, विषाणु अगर प्रवेश करता है तो वो कीटाणु विषाणु डब्ल्यूबीसी को मार देता है और अपनी संख्या में गुणन धीरे धीरे करने लगता है, जिसकी वजह से हम लोग को बीमारी उत्पन्न हो जाती है। आगे हम लोग देखते हैं ये जो डब्ल्यूबीसी है इसका काम है हम लोग के शरीर जो है, शरीर को रोग से रक्षा करना, ताकि शरीर को कोई रोग ना हो। कोई रोग आपको हो गया है, इसका मतलब है कि आपके शरीर में जो डब्ल्यूबीसी है वो डब्ल्यूबीसी रोगाणु से कमजोर है। यही रीजन है कि जो रोगाणु है वो आपके डब्ल्यूबीसी को मार दिया है और मारकर आपके शरीर में पहुंच गया है और अपनी संख्या में गुणन करके वृद्धि विकास करके तब वो आप पर पूर्णतः हावी हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं ये जो इसका प्रकार होता है कई प्रकार के होते हैं। एक होता है इनोसिफिल होता है, फिर दूसरा न्यूट्रोफिल होता है, फिर तीसरा हो गया लिम्फोसाइट होता है। तो देखिए ये जो लिम्फोसाइट होता है ब्लड टेस्ट कराएंगे तो उसमें आपको दिखेगा, कहीं ना कहीं दिखेगा, नीचे देखिएगा ध्यान से। उसमें जो होता है लिम्फोसाइट होता है जो एंटीबॉडी का काम करता है, शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करता है। और देखिए जो इसमें एक और होता है न्यूट्रोफिल। तो न्यूट्रोफिल का 2 काम है। ये जो होता है जीवाणु का भक्षण करता है। अगर जो कोई जीवाणु आपके शरीर में पहुंच गया तो फटाक से पहले सबसे पहले कौन जागेगा? तो सबसे पहले जाएगा लिम्फोसाइट, और लिम्फोसाइट क्या आएगा? न्यूट्रोफिल को। चाचा देखो तो कौन आया है, और फटाक से न्यूट्रोफिल जागेगा, जाकर फटाक से जाएगा जीवाणु का भक्षण कर लेगा। अगर वो जीवाणु ये न्यूट्रोफिल से अधिक ताकतवर है तो वो जो जीवाणु है न्यूट्रोफिल को मार देगा और अपनी रास्ता क्लियर करके फिर आगे बढ़ जाएगा। और इस न्यूट्रोफिल का एक और काम है, ये घाव को भरता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को घाव हो गया है तो जो न्यूट्रोफिल है ये खुद से प्रयास करता है ताकि इस घाव को भरकर ठीक किया जा सके। लेकिन अगर घाव गहरा हो जाता है तो न्यूट्रोफिल भरने में असमर्थ हो जाता है। यही रीजन है कि बाहर से हम लोग को दवाइयां लेने की जरूरत पड़ जाती है। क्लियर? और इसमें एक और चीज आ गया, नीचे जगह नहीं है इसलिए इधर लिखे हैं टी सेल। जो टी सेल होता है ध्यान दीजिएगा, एक बहुत ही फेमस बीमारी है जिसका नाम है एड्स, जिसकी उत्पत्ति HIV नामक वायरस के कारण होता है। HIV
मान लीजिए किसी व्यक्ति को एड्स हो गया है, तब मतलब कि उसमें HIV नामक वायरस हो गए हैं। अब वो HIV वायरस टी सेल को मार देते हैं। और टी सेल का काम क्या है, सबसे पहले सूचना यह देता है, जो कोई भी रोगाणु शरीर में प्रवेश करेगा तो टी सेल एकदम धड़ाक से उठेगा, और उठेगा तुरंत सूचना किसको देगा, लिम्फोसाइट को। लिम्फोसाइट पहले प्रयास करेगा उनको साइड करने का। ये जब असमर्थ होगा तो भागल 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 अपने चाचा के पास आएगा, न्यूट्रोफिल के पास, कहे चाचा देखो कोई आया है, अभी फटाक से दौड़ के जाएगा, उनको मारेगा। लेकिन अब देखिए जो सूचना देने वाला ही है टी सेल, वो टी सेल को ही HIV क्या कर देता है, मार देता है। यही रीजन होता है कि जब एड्स नामक बीमारी किसी व्यक्ति को हो जाती है ना, तो उनके शरीर का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वही कमजोर हो जाता है। इसीलिए उस व्यक्ति में अगर कहीं थोड़ा सा कट भी जाए, जिनको एड्स हुआ हो, तो उनमें वो बहुत बड़ा घाव उत्पन्न कर देता है। इसलिए क्योंकि उनमें जो पाया जाता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता, वो उनमें समाप्त हो जाती है। आई होप आप सभी लोग को WBC समझ में आया होगा। और लास्ट हम लोग देखते हैं इसमें क्या है, तीनों में से लास्ट है प्लेटलेट्स। तो देखिए प्लेटलेट्स क्या होता है, इसकी कमी से मतलब विद्यार्थी में जो पढ़ने वाला लड़का या लड़की है, उनमें अगर इन तीनों में से किसी एक चीज की कमी हो गई, फिर उनको पढ़ने में मन कभी नहीं लगेगा। क्योंकि जिन चीज शरीर अच्छा रहेगा तभी भी पढ़ने में भी मन लगता है। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये WBC, RBC और प्लेटलेट्स की संख्या बहुत ही मतलब पर्याप्त मात्रा में जरूरी है, अन्यथा पढ़ने में भी मन नहीं लगता है। आगे हम लोग देखते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। तो इसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। इसका जीवन काल 7 दिन का होता है, ये रंगहीन होता है। जो थ्रोम्बोसाइट इसका दूसरा नाम है ना, इसका जीवन काल 7 दिन के बाद प्लेटलेट्स खुद ही मर जाता है। उसके बाद इसका जो रंग होता है रंगहीन होता है। इसका जो आकार होता है, इसमें न हम दर्शा पाए हैं, आकार इसका अनियमित होता है। उसके बाद ये मेगाकैरियोसाइट, देखिएगा जो बोन मैरो होता है हम लोगों का, बोन मैरो में क्या बनता है, ब्लड बनता है। तो बोन मैरो में ब्लड बनते समय एक और पदार्थ बनता है जिसका नाम है मेगाकैरियोसाइट। ये मेगाकैरियोसाइट के विखंडन होता है, तो उसी के विखंडन के फलस्वरूप प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। ध्यान दीजिएगा, एक और बीमारी है डेंगू, जिसका फेमस नाम है, बहुत ही फेमस बीमारी है, सुने होंगे। जब डेंगू किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उस डेंगू बीमारी में प्लेटलेट्स ही कम होने लगता है। प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है लगभग जो कितनी होती है, 2-3 हजार के करीब में ये होता है प्लेटलेट्स, ठीक है ना। मतलब कि किन में, जिनमें बीमारी हो जाता है वो बहुत ही घट जाता है, बाकी नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं। क्लियर। तो देखिए जो डेंगू बीमारी होता है, डेंगू बीमारी में प्लेटलेट्स ही क्या करता है, मार देता है। प्लेटलेट्स बहुत नीचे गिर जाता है, और उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर से जाने से पहले सबसे बेहतर उपाय, जब इस चीज का अनुभूति आपको शरीर में होने लगे, कोई जरूरी नहीं है कि डॉक्टर के यहाँ जाइएगा तब ठीक होगा। कुछ पौष्टिक तत्व खाइए, वैसे पदार्थ का सेवन कीजिए जिसमें प्लेटलेट्स प्रचुर मात्रा में हम लोग को उपलब्ध हो सके, आपका ये जो बीमारी है अपने आप स्वतः खत्म हो जाए। क्लियर। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, गिलोय का उपयोग करते हैं, एलोवेरा का उपयोग करते हैं, या जो बकरी का दूध होता है वो बहुत ही पौष्टिक तत्व होता है। बकरी का दूध सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है डेंगू में, तो बकरी का दूध फायदेमंद होता है ना। गिलोय हो गया, कीवी नामक एक फल होता है, बहुत महंगा होता है, हम लोग को कहाँ नसीब में हो, नहीं, हम लोग को बस वही है, चौरा में जाओ गिलास ले लो एक, देखो कौन सा बकरी है, उसको दूहो एक गिलास लाओ, काम बस 8 दिन का तो काम है। 8 दिन में प्लेटलेट्स इतना हाई हो जाएगा कि कोई दिक्कत ना होगा। समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन बताइएगा, WBC का जीवन काल कितना दिन होता है, तो 120 दिन। सॉरी, WBC का 4 दिन, RBC का 120 दिन, और प्लेटलेट्स का 7 दिन। तो ये सभी से कुछ क्वेश्चन पूछता है कभी कभी एग्जाम में। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं एक और सा टॉपिक, ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग क्या है, मतलब कि रक्त का थक्का जमना। आइए हम लोग उसको देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं जो ब्लड का क्लोटिंग मतलब ब्लड जमता कैसे। अक्सर हम लोग जानते हैं ना, बचपन में बहुत याद किए होंगे, ब्लड रक्त का जमना क्या कारण है, तो विटामिन के। लेकिन नहीं, विटामिन के ही ब्लड को नहीं जमाता है। सुनिए अब क्या रीजन है ब्लड क्लोटिंग, ध्यान दीजिएगा। जो ब्लड क्लोटिंग यानी रक्त का जमना, रक्त को पूर्णतः जमने में 4 मिनट का समय लगता है। याद रखिएगा, रक्त को जमने में 4 मिनट का समय लगता है। रक्त जो जमता है उस प्रक्रिया को कैस्केडिंग प्रोसेस कहा जाता है। कैस्केडिंग प्रोसेस, रक्त का जमने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का, उस क्रिया को कैस्केडिंग प्रोसेस कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग याद कीजिए, अभी कुछ क्षण पहले हम बताया कि जो ब्लड होता है, ब्लड को मुख्यतः 2 भाग में बांटा गया है, एक लिक्विड है, दूसरा का सॉलिड। सॉलिड में 3 चीज पाया जाता है, RBC,
दूसरा होता है WBC और तीसरा होता है प्लेटलेट्स, जिसमें से प्लेटलेट्स को हम लोग क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट। यही जो प्लेटलेट्स है थ्रोम्बोसाइट, वो ब्लड के क्लोटिंग में काम आएगा। थ्रोम्बोसाइट जो है, थ्रोम्बोसाइट जिसको अंग्रेजी में प्लेटलेट्स कहते हैं, वो ब्लड के क्लोटिंग में हेल्प करता है, जो रक्त को जमाने में बहुत ही हेल्प करता है। देखिएगा कैसे, जो थ्रोम्बोसाइट, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं प्लेटलेट्स। थ्रोम्बोसाइट मतलब प्लेटलेट्स। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आपका शरीर कहीं कट गया, तो कटने के बाद ब्लड निकलेगा, ब्लड में थ्रोम्बोसाइट है, थ्रोम्बोसाइट मतलब प्लेटलेट्स है। तो जैसे ही ब्लड हवा के संपर्क में आएगा, वो जमना प्रारंभ कर देगा। कैसे, सुनिएगा। अच्छा, अब ये भी कहेंगे आप कि शरीर के तो अंदर हवा होता ही है, लेकिन शरीर के अंदर शुद्ध ऑक्सीजन होता है। यही रीजन होता है कि शरीर के अंदर ब्लड नहीं जमता है ना। हालांकि इसके एक और ही रीजन है, अभी बता रहे हैं, हिपेरिन नामक उसमें एक प्रोटीन पाया जाता है ना। आइए हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो इसमें जो शरीर में जो ब्लड पाया जाता है, उस ब्लड में थ्रोम्बोसाइट ऑलरेडी पहले से, आज शरीर आपका कहीं कट गया तो ब्लड बाहर निकलेगा, यानी कि वायु का संपर्क होगा। जो जब थ्रोम्बोसाइट वायु के संपर्क में आएगा तो वो थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाएगा। ध्यान से समझिएगा, जब थ्रोम्बोसाइट वायु के संपर्क में आएगा तो क्या बनाएगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन। आपके शरीर में प्लेटलेट्स है, और जब कहीं कटेगा वो बाहर ब्लड निकलेगा, हवा उसमें लगेगा, वो क्या बना लेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन। आज हम लोगों के ब्लड में कैल्शियम ऑलरेडी पाया जाता है, और इसके पहले वाले पार्ट के वीडियो में हमने बताया है कि जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में दो प्रोटीन पाया जाता है, एक फाइब्रिनोजेन और दूसरा प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, तो याद रखिएगा, वही फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन यहाँ सहयोग कर रहा है ब्लड के क्लोटिंग में। देखिएगा कैसे, पहले था प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट जब वायु की उपस्थिति में आया वो बना लिया थ्रोम्बोप्लास्टिन। और शरीर में ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, थ्रोम्बोप्लास्टिन आज शरीर में हमारा कैल्शियम पाया जाता है हम लोगों के शरीर में, और जब कैल्शियम से संयोग करेगा उसके बाद प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन से संयोग करेगा। ये जो प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन है वो प्लाज्मा में पाया जाता है, और जब इससे संयोग करेगा तो वो थ्रोम्बिन बना लेगा। क्या बनाएगा, थ्रोम्बिन। समझ में आ रहा है? फिर से देखिए, शरीर में होता है प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट, वो जब कहीं कटता है, शरीर में होता है प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट, कटता है, हवा की उपस्थिति में आते ही क्या बनता है, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बनाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। आई थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन की उपस्थिति में आकर ये बना लेता है थ्रोम्बिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन के संपर्क में आकर बना लेता है थ्रोम्बिन, और थ्रोम्बिन जो है पहले ही से ही ब्लड में पाया जाता है फाइब्रिनोजेन। याद कीजिए, यहाँ जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में दो प्रोटीन, एक होता है प्रोथ्रोम्बिन और दूसरा है फाइब्रिनोजेन। ध्यान दीजिएगा, तो जो थ्रोम्बोसाइट वायु की उपस्थिति में आया, थ्रोम्बोसाइट मतलब प्लेटलेट्स, इसी का ना दूसरा नाम है, और जब वायु की उपस्थिति में आया तो ये बना लिया थ्रोम्बोप्लास्टिन। और थ्रोम्बोप्लास्टिन जब कैल्शियम से संपर्क करेगा, कैल्शियम और कैल्शियम, उसके बाद उसी में है क्या चीज हमारा, प्रोथ्रोम्बिन, ये जब संपर्क करेगा तो बना लेगा थ्रोम्बिन। क्लियर? क्या बनेगा, थ्रोम्बिन। अब थ्रोम्बिन जब आएगा तो शरीर में पहले से ही प्लाज्मा में मौजूद है फाइब्रिनोजेन, इससे जब संपर्क करेगा तो बना लेगा फाइब्रिन, और फाइब्रिन उसके बाद है, फाइब्रिन तो बन गया, फाइब्रिन के बाद इसमें पाया जाता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और अंततः ये जो संरचना है ये एक जाली के जैसी बन जाता है। जाली आप लोग देखें ना, ऐसे ऐसे करके जाली पाया जाता है, और जब यहाँ जहाँ कट जाता है तो यहाँ जाली जैसी संरचना बन जाती है, और डब्ल्यूबीसी आरबीसी आकर फंस जाता है, और अंततः क्या होता है, रक्त जम जाता है। क्लियर? समझ में आ गया सभी लोगों को? फिर से एक बार देख लें, जो थ्रोम्बोसाइट है वायु की उपस्थिति में आने के बाद थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाएगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन की उपस्थिति में आकर बना लेगा थ्रोम्बिन, और थ्रोम्बिन जो फाइब्रिनोजेन की उपस्थिति में आकर बना लेगा क्या चीज है, फाइब्रिन। अब फाइब्रिन में पाया जाता है रुधिराणु, अंततः ब्लड क्या हो जाएगा, जम जाएगा। क्लियर? ब्लड के जमने में कितना समय लगता है, तो 4 मिनट। ब्लड के जमने में समय 4 मिनट। ब्लड के जमने की जो प्रोसेस से बनता है उस क्रिया को कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, कैस्केडिंग प्रोसेस। क्लियर? अब ओवरऑल इसमें हम लोग सब लोग देखे, सबको हटाकर कुछ क्वेश्चन टाइप से, तो अच्छा बताइए इसमें कौन सा विटामिन होता है। अब देखिए, ये जो विटामिन के होता है, यही विटामिन के ही क्या करता है, ये जो होता है
किधर गया, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन को उत्तेजित करता है, तभी ये जाकर क्रिया करके क्या बनाते हैं, ये सब फाइब्रिन का निर्माण करते हैं, अंततः रक्त क्या होता है, जम जाता है। तो याद रखिएगा कौन से विटामिन का उपयोग होता है रक्त का जमने में, तो विटामिन के। अब कौन सा रुधिराणु कार्पल्स, कौन से कार्पल्स का उपयोग होता है ब्लड को जमाने में, तो प्लेटलेट्स मतलब इसको हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। और कौन सा तत्व का, तो कैल्शियम, या कौन सा धातु, तो अभी क्या होगा, कैल्शियम। और प्रोटीन का नाम क्या है, तो प्रोटीन प्लाज्मा में दो पाया जाता है, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। इन्हीं दो प्रोटीनों को के संयोग से क्या बनता है, ब्लड का क्लोट किया जाता है, मतलब ब्लड जम जाता है। क्लियर। तो विटामिन कौन सा बताइए, के। तत्व कौन सा, कैल्शियम। धातु कौन सा, कैल्शियम। प्रोटीन कौन सा, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। और रुधिराणु कौन सा, तो थ्रोम्बोसाइट। आगे हम लोग थोड़ा सा और इसमें देखते हैं, एंटी क्लोटिंग होता है। अच्छा, कभी आप लोगों के मन में क्वेश्चन ये आया है कि जो ब्लड होता है शरीर के अंदर क्यों नहीं जमता है, तो जो ब्लड होता है शरीर के अंदर क्यों नहीं जमता है, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो शरीर के में जो ब्लड पाया जाता है उसमें एक पदार्थ पाया जाता है, एक प्रोटीन है जिसका नाम है हिपेरिन। ये हिपेरिन जो प्रोटीन है शरीर के अंदर ब्लड को नहीं जमने देता है। क्यों, क्योंकि हिपेरिन जो होता है शरीर के अंदर शुद्ध ऑक्सीजन के साथ रहता है, इसलिए यह नहीं जमता है। और जैसे ही शरीर कटता है तो ब्लड बाहर निकलता है, और जब ब्लड बाहर निकलेगा तो ये जो हिपेरिन है मिश्रण, देखिए अंदर केवल ऑक्सीजन था और बाहर वायु है। वायु मतलब बहुत सारी गैसें, और बहुत सारी गैसों की उपस्थिति में आकर जो हिपेरिन है वो क्या हो जाता है, डेड हो जाता है, हिपेरिन मर जाता है। और इन लोगों को क्या मिल जाता है, मजा आ जाता है। ये लोग क्या करते हैं, आराम से ब्लड को क्लोट कर देते हैं, मतलब ब्लड जमा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, हीमोफीलिया नामक एक रोग है। हीमोफीलिया एक रोग है जिसमें ब्लड जमता ही नहीं है। अगर थोड़ा सा भी आपके अंदर खुदा जाए, सुई से हल्का सा हल जाए ना, उसी रास्ते से आपके शरीर का पूरा 5 लीटर ब्लड क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। किसको दिक्कत, आगे बढ़ा जाए। तो हीमोफीलिया एक रोग है जिसमें ब्लड जमता ही नहीं है। यह हीमोफीलिया रोग कहां से शुरू हुआ था, तो इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ को ये बीमारी हुआ था, हीमोफीलिया नामक रोग, जिसमें ब्लड जमता ही नहीं है। उनको हमेशा जो क्या ग्लव्स पहना कर रखा जाता था ताकि कहीं भी कट छट ना जाए। अगर कट छट जाएगा तो महारानी थी भाई, दिक्कत हो जाएगा राजा को, कैसे कैसे मतलब समझ पा रहा है ना, किसी कोई दिक्कत, इतना समझ गए होंगे। आई होप आप सभी लोग इतना समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो एक तो बनता है ना। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, लव यू ऑल।